हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीआईटी वाली यूनिट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स कौन से होते हैं? गैस्ट्रिन और सीसीके, कॉलीसिस्टोकाइनिन। जो गैस्ट्रिन है वो जी सेल से सिक्रीट होता है। बेसिकली गैस्ट्रिक एंट्रम, स्टमक के नीचे वाले पार्ट में कुछ जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिन को सिक्रीट करेंगे। इसका फंक्शन होता है कि ये गैस्ट्रिक एसिड, जो स्टमक में एसिड होता है, उसकी सिक्रीशन को ये प्रमोट करता है। और अगर एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा रहा है तो इसको लाइनिंग को बचाने के लिए म्यूकोसा की भी ग्रोथ करवानी पड़ेगी ताकि प्रोटेक्टेड रहे स्टमक एक्सेस एसिड से। और ये साथ ही साथ जीआई मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से डाइजेशन फास्ट हो पाती है। अब ये कब लिया जाता है? क्योंकि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड सिक्रीट करवाना पड़ता है। इस वजह से जब बॉडी में हाई प्रोटीन मील अब कोई भी कंज्यूम करता है तो इसका रिलीज प्रमोट स्टिमुलेट हो जाता है। अब गैस्ट्रिन जो है ना, उसको इनहिबिट कौन करता है? जब हाइपर सिक्रीशन हो जाती है गैस्ट्रिक एसिड की, एक्सेस एसिड होगा तो गैस्ट्रिन को क्यों ही बनवाना होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या करवा रहा है, इंक्रीज करवा रहा है एसिड। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी। इसलिए अगर गैस्ट्रिक एसिड है वही इनहिबिट कर देता है कि एक्सेस ना हो एसिड। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो कॉलीसिस्टोकाइनिन था, सीसी के आई सेल्स से रिलीज हो रहा है। और कौन से पार्ट्स में रिलीज होता है? इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग वाले दो पार्ट्स में, ड्यूओडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम और जेजुनम में। अब ये कब रिलीज होता है? जब फैटी फूड या ऑयली फूड कंज्यूम किया जाए, क्योंकि फैट के डाइजेशन में इसका रोल होता है। अब ये क्या करेगा? गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज पे एक्ट करता है। गॉल ब्लैडर को तो कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा ये, जिसकी वजह से बाइल का रिलीज होगा और फैट का डाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। और पैंक्रियाज को साथ ही साथ ये एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स सिक्रीट करने को बोलता है, जो कि अगेन डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और क्या डाइजेशन में हेल्प करने के लिए क्या करता है ये, कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का जो प्रोसेस है, खाना नीचे जाने का, वेट से जो खाली होने का बेसिकली मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी, ताकि धीरे धीरे खाना जाता रहे और एंजाइम उस पर एक्ट करते रहे और डाइजेशन अच्छे से होता रहे। और ये सैटिस्फैक्टी, भूख लगाने को कंट्रोल करता है। मतलब क्योंकि डाइजेशन को इसने मेंटेन करना है, तो ओवर ईटिंग ना कर ले कोई, जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम ना आए, उसको प्रिवेंट करता है। गैस्ट्रिन और सीसीके में डिफरेंस, ये जी सेल से सिक्रीट हो रहा था, सीसीके आई सेल से। ये एसिड की सिक्रीशन को गैस्ट्रिन ने बढ़ा दिया, वेराज सीसीके ने एंजाइम की सिक्रीशन को बढ़ा दिया, लाइक पैंक्रियास से। गैस्ट्रिन ने मोटिलिटी को बढ़ा दिया, बट ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देता है ताकि ढंग से डाइजेशन हो पाए। एंट्रिक नर्वस सिस्टम है नेक्स्ट। इसको ब्रेन ऑफ जीआईटी भी बोला जाता है। बट ऑल्दो ब्रेन है, बट इस नाम से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, सीएनएस पे डिपेंड नहीं करता। माइंट्रिक प्लेक्सस, माइंट्रिक मतलब मसल और प्लेक्सस मतलब कलेक्शन ऑफ नर्व्स। तो स्टमक की जो स्मूथ मसल होती है और इसमें कुछ नर्व्स होती हैं जो कि कलेक्शन ऑफ नर्व्स होती हैं, जो कि जीआई की मोटिलिटी को कंट्रोल करती हैं। अब एक और होता है सब म्यूकोजल प्लेक्सस। सब म्यूकोजा जो लेयर होती है उसके अंदर भी कलेक्शन ऑफ नर्व्स है, वो भी वहाँ पे भी प्लेक्सस प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो और सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है। मतलब कि जैसे ही खाना खाते हैं ना हम, तो ज़्यादातर ब्लड फ्लो पेरिफेरल टिश्यूज़ वगैरह एरिया से वो जीआईटी की तरफ पहुंचा दिया जाता है। तो ये बेसिकली दिमाग है कि कितना ब्लड बॉडी को चाहिए, वो ये चूज करेगा। तो डिमांड ऑफ ब्लड इस पे डिपेंड, तभी तो कह रहे हैं ये सोच पा रहा है जीआईटी, गट खुद सोच पा रहा है, इसलिए ब्रेन बोला है इसके पास। इसमें दिमाग है कि मुझे उस टाइम पे कितना खून चाहिए, ब्लड फ्लो चाहिए। और स्टिमुलेशन कौन सी होती है? पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक। सिंपथेटिक जब हमें सिंपथी की जरूरत है, इमरजेंसी है कोई, तो उस टाइम पे ये थोड़ी ना फोकस करेंगे डाइजेशन पे, उस टाइम तो कोई भागने की करेगा। तो जीआई मोटिलिटी उस टाइम पे डिक्रीज हो जाती है। बल्कि जब कोई रेस्ट पे है तो और कोई काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे खाली बैठा है, तो बॉडी सोचती है कि ना डाइजेशन कोई ढंग से कर लिया जाए, तो पैरासिम्पथेटिक रेस्ट पे इंक्रीज हो जाती है मोटिलिटी जीआई ट्रैक्ट की।
खाना स्वेलो करने के प्रोसेस को डीग्लूटेशन बोलते हैं, जिसके 3 फेजेस हैं, ओरल, फेरेंजियल और ईसोफेजियल। तो सबसे पहले हमने खाना खाया, ओरल फेज, खुद चबाते तो हम खुद से ही हैं, तो ये वॉलंटरी है। फिर वो खाना गया फेरिंग्स में, ठीक है, ये दोनों इनवॉलंटरी, आप खुद से थोड़ा फेरिंग्स और ईसोफेगस में भेजते हो खाना। नेक्स्ट, डीग्लूटेशन सेंटर, इसका सेंटर कहाँ पर होता है? मेडुला में, और वहीं से ये स्वेलिंग का प्रोसेस कंट्रोल होता है। अब यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट का क्या रोल होता है? जब एक्चुअली खाना निगलते हैं ना, तो सॉफ्ट पैलेट जो होता है उसमें एलिवेशंस होते हैं कुछ, तो सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से खाना कहाँ ना जाए, नोज में ना चला जाए। तो नेजल रीगर्जिटेशन, उस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए सॉफ्ट पैलेट, ऐसा आपने नोटिस ही किया होगा, जैसे जब भी हम खाते हैं तो ऊपर वाला पार्ट ना वो ऊपर अपने आप ही हो जाता है, तो खाना खाते हुए तभी बोलना नहीं चाहिए, तभी चला ना जाए इस वजह से। अब जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स कर लेता है स्वेलिंग प्रोसेस के टाइम पे। ये बेसिकली क्या है, फूड पाइप जो होती है ना उसके ऊपर का ऐसा दरवाज़ा टाइप समझ लो, तो अगर इसको गेट को बंद कर दिया तो खाना फूड पाइप के अंदर इजीली ताकि जा सके, गेट को खोलना बंद करना ये ऐसा रेगुलेट करता रहता है। तो जब खाना हमने स्वेलो कर लिया ना, तो ये वाला स्फिंक्टर ये रिलैक्स कर देता है, तो फूड पाइप के ऊपर प्रेजेंट है और ये रिलैक्स हो जाता है ताकि खाना इजीली अंदर जा सके, और साथ ही साथ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलती रहती हैं, ठीक है। तो जैसे ईसोफेगस में पहुंचा खाना, तो वेव लाइक ऐसे मूवमेंट होती रहती हैं खाने को नीचे की तरफ भेजने के लिए। डिग्लूटेशन एपनिया क्या होता है? कभी हो सकता है आपके साथ भी हो, इससे खाना निगलते हुए ना सांस आनी बंद हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए सांस का रुकना, इट इज डिग्लूटेशन एपनिया। रेस्पिरेशन टेम्परली स्टॉप्स ड्यूरिंग swallowing, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बॉडी खुद से ही करती है। क्यों करती है? ये सांस को रोकने के पीछे का रीज़न है डिग्लूटेशन एपनिया। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि खाना विंड पाइप में ना चला जाए, प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट, ईसोफेजियल डिसऑर्डर्स, दो हैं, एक है एक्लेजिया कार्डिया, नेक्स्ट रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। पहले बात करेंगे एक्लेजिया कार्डिया की। हमें पता है खाना ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, उसमें बीच में स्फिंक्टर होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है और खाने को भेजने के हिसाब से, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ का खाना वो ऊपर बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए ये स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो पर इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, ये बंद ही रह जाता है, इसको रिलैक्स होने में दिक्कत हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि माइंट्रिक प्लेक्सस, दिमाग ही नहीं है अगर जीआईटी का काम कर रहा, तो ये कैसे खोल पाएगा? वो नर्व्स का डीजेनरेशन हो गया, ये कॉमन कॉज है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो डिस्फेजिया है, मतलब खाना निगलने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। अब इसमें क्या था, दूसरे वाले में लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर वो तो ढंग से रिलैक्स नहीं कर पा रहा, पर यहाँ पर ना ये कमजोर हो गया, लाइक वीकनेस ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर इज अकरिंग। इनकॉम्पिटेंस, इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं है जो ये एलियस कि वो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाए। ये क्यों होता है कि कई बार ना एसिड रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम होती है, जिसको रिपीटेड एसिड एक्सपोजर, बार बार ये एसिड बाहर आ रहा है, इसकी वजह से वीक हो जाता है, स्फिंक्टर लूज हो जाता है, और लूज धीरे धीरे इससे होने लगता है, एसिड भी बाहर आने लगता है, तो हार्ट बर्न सिम्टम होता है इसका, क्योंकि एसिड ही ऐसे बैक फ्लो कर गया ना, इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्वेलिंग भी हो रही है। इनके दोनों में डिफरेंस, एलियस एक्लेजिया में रिलैक्स नहीं कर पा रहा, और इसमें एलियस इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं है, वीक हो चुका है। डिस्फेजिया था एक्लेजिया कार्डिया में, और इसमें हार्ट बर्न।
निगलने में दिक्कत आ रही है और यहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। अब जीआई मोटिलिटी क्या होती है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए पेरिस्टाल्सिस क्या है। ठीक है, स्टमक इंटेस्टाइन इनमें कॉन्ट्रैक्शन ऐसे मूवमेंट होती रहती है। पेरिस्टाल्सिस की वजह से खाना ना एक ही डायरेक्शन में नीचे जाता रहता है, ऐसे नीचे भेजने के लिए ये मूवमेंट होती है। ये स्टार्ट कैसे होता है, बेसिकली गट वॉल ना एक्सटेंड डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ये स्ट्रेच कर जाती है गट वॉल, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो पाती है। और पेरिस्टाल्सिस ढंग से अगर करवाना है तो उसके लिए माइंट्रिक प्लेक्सस का काम करना ज़रूरी है। सेगमेंटेशन, जिसमें जो इंटेस्टाइन के कंटेंट्स है उसको डाइजेस्टिव सिक्रीशन से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्रमोट हो जाती है, क्योंकि म्यूकस से कांटेक्ट, म्यूकोजल लाइनिंग है उससे अगर कांटेक्ट इंक्रीज हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी प्रमोट हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली खाने को मिक्स करके इंटेस्टाइन की वॉल में लाया जाता है, वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, अब हर्चिन्स-स्प्रंग डिजीज ये क्या होता है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ए गैंग्लियोटिक मेगाकोलॉन। मेगाकोलॉन में गैंग्लियन की एब्सेंस, ए मतलब एब्सेंट। ठीक है, वैसे तो जो मेगा कोलॉन है, कोलॉन के जो पार्ट होते हैं यहाँ पे लार्ज वाला, वहाँ पे वैसे गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इस डिजीज में उनमें बीमारी हो गई, ये एनलार्ज से हो गया ना, गैंग्लियन सेल्स आर अफेक्टेड इन दिस कंडीशन। ठीक है, तो ये एंटेरिक गैंग्लियन सेल्स जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं ना बेसिकली, वो प्रेजेंट नहीं होते कुछ लोगों में, तो होता है ये डिजीज़। और क्या होता है कि माइंट्रिक प्लेक्सस भी कुछ लोगों में नहीं होता, मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट पे माइंट्रिक प्लेक्सस नहीं होता। ठीक है, जैसे तो उस वजह से हो जाता है। अब प्लेक्सस नहीं है तो यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पाएगा ना अच्छे से, ये तो पता ही है हमें। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो रही ना, तो खाना आगे नहीं जाएगा, वहीं इकट्ठा होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, इस वजह से ये एनलार्जमेंट है। ठीक है, एंटेरिक गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, ए गैंग्लियोटिक मेगाकोलॉन डिजीज, हर्ट्स स्प्रंग डिजीज। माइंट्रिक प्लेक्सस एब्सेंट होता है, जहाँ जिस जगह पर एब्सेंट होता है वहाँ पर ही ये स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस भी ढंग से नहीं हो पा रहा, तो बॉवल मूवमेंट अब इम्पेयर्ड है, ढंग से नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ना एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, खाना भी फंस रहा है इंटेस्टाइन के अंदर ही, तो डायलेशन हो रहा है कोलॉन के प्रॉक्सिमल, कोलॉन के ये वाले पास वाले एंड का डायलेशन, स्वेलिंग हो रही है। अब आते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन पे। सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले HCl होता है, ये बात पूछी जा सकती है MCQs वगैरह में कि कौन से सेल्स उसे रिलीज करते हैं, तो पेराइटल सेल्स हैं। ठीक है, और पेप्सिनोजन को कौन सिक्रीट करते हैं, जो इनएक्टिव वाला है, ओजन का मतलब होता है इनएक्टिव, है ना, तो ये चीफ सेल्स करेंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो पेराइटल सेल्स हैं ये और किस चीज़ का सिक्रीशन करते हैं, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज करवाएंगे। ठीक है, और ये तो हमें ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था, ये बताया कि म्यूकस की लाइनिंग होती है, वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, स्टमक की लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट करती है, और गैस्ट्रिन जो हार्मोन था उसमें इस म्यूकस लाइनिंग की ग्रोथ भी करवा रहा था। ठीक है, HCl क्या कर रहा है, जो इनएक्टिव है पेप्सिनोजन, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और पेप्सिन फर्दर क्या करता है, उसका काम है कि ये अच्छे से सही एसिडिक pH को मेंटेन करे, और कोई भी खाना जो कंज्यूम किया किसी ने उसमें कोई जर्म्स हैं उसको किल कर दे, ये जो हाई pH है।
इनके गैस्ट्रिक सिक्रीशन के कितने फेजेस होते हैं? गैस्ट्रिक, सिफेलिक और इंटेस्टाइनल। ठीक है, पहले बात करते हैं सिफेलिक फेज की। एक्चुअली जो वेगस नर्व है ना वो एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही हम खाने के बारे में सोचते हैं या फिर स्मेल करते हैं या देखते हैं कुछ, तो ऐसे बोलते हैं ना, लाइक मुंह में पानी आ गया एंड ऑल दैट। तो गैस्ट्रिक फेज क्या होता है? जब एक्चुअली सच में खाना पेट के अंदर गया तो तभी ना एसिड रिलीज स्टार्ट हो जाता है। सो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, डिस्टेंशन मतलब डायलेशन वाला जो हो रहा था ना इसोफेगस का, जिससे एसिड की सिक्रीशन हो गई। और ये गैस्ट्रिक फेज ही लार्जेस्ट फेज है एसिड सिक्रीशन का। अब इंटेस्टाइनल फेज, जब खाना ऑलरेडी आधा डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज काइम, तो ये डुओडेनम में चला जाता है। डुओडेनम में काइम चला गया तो बाहर निकलता है वो, ठीक है, डुओडेनम में इसने एंटर किया। इस फेज में क्या साथ में होगा कि जो इंटेस्टाइन के हार्मोन्स हैं वो एसिड की सिक्रीशन को ना उस टाइम पे रोक देंगे। इंटेस्टाइनल हार्मोन्स मेनली इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जब काइम डुओडेनम में एंटर कर जाता है तो ये रुक गया। अब रेगुलेट कैसे होती है ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन? जैसे हमने देखा ना, इस टाइम पे ये रुक गया जब ये खाना जैसे डुओडेनम में पहुंचा, काइम पहुंचा। तो इस रेगुलेशन में ना ये रिसेप्टर्स के थ्रू रेगुलेट होता है कि मतलब कब एसिड कितना और कैसे सिक्रीट होना। अब कौन कौन है स्टिमुलेंट्स इसमें, क्या क्या स्टिमुलेट कर रहा है? एसिटाइलकोलिन कर रहा है एक तो, दूसरा गैस्ट्रिन और हिस्टामिन भी करता है। ये तीनों तो क्या स्टिमुलेट कर रहे हैं, और सोमैटोस्टैटिन वो इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। हिस्टामिन ने और क्या क्या किया? एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन ने भी स्टिमुलेट कर दिया था। हिस्टामिन बेसिकली ना कैसे स्टिमुलेट करता है? हिस्टामिन के ना रिसेप्टर्स होते हैं थ्रू H2 रिसेप्टर्स। इसके रिसेप्टर्स का नाम है H2 रिसेप्टर्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हिस्टामिन कौन से सेल्स रिलीज करते हैं। ये ब्लड फिजियोलॉजी से रिलेटेड है ना। अब हिस्टामिन क्या करता है? पोटेंशिएट्स एक्शंस ऑफ गैस्ट्रिन एंड एसिटाइलकोलिन, मतलब उसको ही स्पीड अप कर देता है। मतलब ऐसा वो रियलाइज करा रहा है बाकी दो चीज़ों को कि तुम में पोटेंशियल है, काम करो और ढंग से ये सिक्रीट करो एसिड। उसी को ही हेल्प कर रहा है दोनों को एसिड सिक्रीट करने में। बल्कि सोमैटोस्टैटिन ये इनहिबिटर है, रोक रहा है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को ताकि एक्सेस ना हो जाए। नेक्स्ट एसिड पेप्टिक डिजीज, ये एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल बैलेंस नहीं होता एसिड का बिटवीन एग्रेसिव फैक्टर्स सच एज gastric acid and pepsin and the protective mechanism of gastric is and mucosal duodenum is disturbed। ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि इस कंडीशन में बेसिकली हो क्या रहा है, इसको डिसबैलेंस को ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब एसिड तो बहुत ज़्यादा हो गया लेट से, और म्यूकोजल लाइनिंग उतनी है ही नहीं कि वो प्रोटेक्ट कर पाए, तो दोनों के बीच में डिसबैलेंस है और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ढंग से फिर वो काम नहीं कर रहा। एग्रेसिव फैक्टर्स मतलब जो कि जैसे गैस्ट्रिक एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया, ये एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहे हैं, एग्रेसिव वजन की ज़्यादा कर रहे हैं HCl की सिक्रीशन को, ठीक है। पेट को अब अटैक हो गया तो उस वे में बोला ये, ठीक है। और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स में भी प्रॉब्लम हो गई। अब इससे एसिड भी बढ़ रहा है और पेप्सिन जो HCl ने इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया था, है ना, तो एसिड और पेप्सिन भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से डिफेंस भी नहीं है प्रॉपर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो म्यूकोजल लाइनिंग भी ढंग से नहीं है, रिड्यूस्ड म्यूकोजल डिफेंस लीड टू इरोजन या
अल्सर्स का डेवलपमेंट, पेप्टिक अल्सर का डेवलपमेंट, ठीक है। लाइनिंग ख़राब हो जाती है, इरोड करने लग जाती है, मतलब निकलने लग जाती है वो लाइनिंग, तो इसी से होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने बताया था इम्बैलेंस होता है, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स जैसे म्यूकोजल लाइनिंग, और डैमेज कर रहे हैं जो फैक्टर्स जैसे HCl ज़्यादा, उनके बीच में। अब इसका मेजर कॉज ये नहीं होता, मेजर कॉज उल्टा इसका दूसरा होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, H. पाइलोरी इन्फेक्शन। H. पाइलोरी वाला ना ड्यूडेनल अल्सर को कॉज करता है, मोस्ट कॉमन है H. पाइलोरी इन्फेक्शन, जो कि पेप्टिक अल्सर को करता है। मतलब ये भी ऐसा हो गया ना, तो डेफिनेशन ऐसी जनरल रखी गई है, ये नहीं है कि सिर्फ एसिड डैमेज करेगा। क्यों है ये जनरल डेफिनेशन? क्योंकि ये जो डैमेजिंग फैक्टर है ना बैक्टीरिया की प्रेजेंस, और प्रोटेक्टिव फैक्टर है म्यूकोसा लाइनिंग की प्रेजेंस। अब इसने उसी को ख़राब कर दिया। अच्छा, पेप्टिक अल्सर के बारे में ना ये पता होना चाहिए, ज़्यादातर जब अल्सर की बात है ना, तो डुओडेनम ऐसे केस बेस्ड में आ सकता है कि कौन सा अल्सर आइडेंटिफाई करो। अगर H. पाइलोरी वाला हो रहा है वो ज़्यादातर ना डुओडेनल है, और डुओडेनल सबसे कॉमन भी होते हैं, ज़्यादातर यही मिलेगा हर क्वेश्चन का तुम्हें आंसर, ठीक है। और इसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से गैस्ट्रिक एसिड बढ़ गया और अल्सर बन गए, ठीक है। अल्सर का डेवलपमेंट हो गया, वो स्वोलन एरिया हो गया वो वाला बेसिकली, ठीक है। अब कोलॉन में भी कोई बैक्टीरिया होते हैं, कुछ काफ़ी अलग अलग फ्लोरा या वैरायटीज़ होती हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। ये वाले बैक्टीरिया विटामिन K का सिंथेसिस करते हैं, और विटामिन कुछ B वाले टाइप में जो फर्दर टाइप्स होते हैं ना, उसका भी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये क्यों प्रेजेंट होना ज़रूरी है कोलॉन में? गुड बैक्टीरिया की बात हो रही है, जैसे याकुल्ट वगैरह ड्रिंक्स लेते हो, प्रीबायोटिक्स वगैरह, वो गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं, क्योंकि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया पैथोजेंस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये विटामिन सिंथेसिस के लिए भी बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट है। और बैक्टीरिया ना बेसिकली पार्शियल डाइजेशन भी कर लेते हैं इनफैक्ट फूड का, जो गुड बैक्टीरिया है वो फर्मेंट कर देते हैं बेसिकली शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जो भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं उसको प्रोड्यूस भी कर देता है। फॉर एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन ये फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और बाद में ये यूटिलाइज हो जाते हैं बाय द बॉडी, ठीक है। ये फर्मेंटेशन तो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ये तो हमें पता ही है। अब आते हैं GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ पे। ये भी एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें रिफ्लक्स हो जाता है गैस्ट्रिक कंटेंट्स का ईसोफेगस में, जो मैंने बताया था ना उस डायग्राम में दिखाया था कि ईसोफेगस से कई बार रिफ्लक्स मतलब बैक फ्लो हो जाता है वो स्फिंक्टर की वजह से। तो जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो इनकॉम्पिटेंट है, ढंग से नहीं हो पा रहा GERD में, और रिफ्लक्स एसिड वापस चला जाता है। ऐसा होता है कि वॉमिटिंग होती है और उसमें खट्टा खट्टा एसिड आता है वो, और ना खाना भी साथ में निकलने लग जाता है कुछ लोगों को, ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ईसोफेगस की जो म्यूकोजल लाइनिंग है उस एसिड के निकलने की वजह से बार बार स्फिंक्टर लूज़ हो गया, तो पेट से फिर वो ईसोफेगस में चला जाता है खाना, बैक फ्लो हो जाता है। स्फिंक्टर प्रिवेंट करता है वैसे तो बैक फ्लो, पर वो वीक है, इस वजह से हो रहा है, और ईसोफेगल म्यूकोजा भी डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से एक्सेस एसिडिटी, हार्ट बर्न, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि ईसोफेजाइटिस और बैरेट्स ईसोफेगस जैसी कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।